औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है आप रेडी होंगे कि हम आगे इस लॉ की जर्नी को लेके जाएं। लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट हमने कौन से टॉपिक पढ़े थे सर? हमने जो आखिरी कवर किया था वो हमने एक्सेप्टेंस का टॉपिक खत्म किया था। हम पढ़ क्या रहे थे? हम लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ऑफर एंड टाइप ऑफ ऑफर पढ़ी, इसमें हमने इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप पढ़ा, उसमें हमने इन्विटेशन टू ऑफर और टर्मिनेशन ऑफ ऑफर पढ़ी, और फिर हमने एक्सेप्टेंस, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इस जो टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसका अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। हमने ये पढ़ लिया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, हमने ये पढ़ लिया था एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हमने ये पढ़ लिया था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट किन एलिमेंट्स के ऊपर बेस करता है, जो हमने पढ़ा था विच इज़ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब हम पढ़ेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट की एक तीसरी सबसे अहम चीज़, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वजूद में आता है और जिसके बगैर ये कॉन्ट्रैक्ट वजूद में ना आ सके, विच इज़ कंसिडरेशन। What is consideration? Why is it important? What is a valid consideration? What is a valid consideration? What is past consideration? What is the adequacy and sufficiency of consideration? उसके बाद फिर हम ये पढ़ेंगे कि adequacy क्या होती है, sufficiency क्या होती है। हमारे पास है कि फिर इसी तरीके से हमारे पास मज़ीद टॉपिक्स आते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज़, परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल रिवॉर्ड, परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी टू अ थर्ड पार्टी, वेवर ऑफ एग्जिस्टिंग राइट्स, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे टू कवर दिस टॉपिक विच इज़ नोन एज कंसिडरेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके कि कंसिडरेशन क्या होती है। तो इधर लिखा है, आप सब मेरे साथ आ जाएं, बुक के इसी पेज पे आ जाएं जहाँ ये कंसिडरेशन की डेफिनेशन लिखी है। आप यहाँ से ट्रैक करें, जो जो बातें लिखी हैं आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से देख के भी पढ़ सकते हैं, और अब लेटर ऑन बुक से वो वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो हमने पढ़ा था वो यही था या नहीं था। कह रहा है कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। इट इज व्हाट ईच पार्टी ब्रिंग्स टू द कॉन्ट्रैक्ट। पहले कह रहा है एसेंशियल पार्ट है, जरूरी पार्ट है। फिर कह रहा है इट इज व्हाट ईच पार्टी ब्रिंग्स टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये वो चीज है, ये उस एलिमेंट का नाम है जो दो पार्टीज अपनी अपनी तरफ से लाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मेक ए कॉन्ट्रैक्ट कि सर मुझे अपनी बाइक बेचनी है किसी को, अगर वो मेरी बाइक खरीदता है तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम दोनों पार्टीज अपनी साइड से एक एक चीज ला रही हैं। मैं अपनी बाइक ला रहा हूं जो मैं उसको बेचूंगा, वो पैसे ला रहे हैं जो मेरी बाइक बेचने के बदले मुझे देगा। तो ये जो दो चीजें हैं जो एक पार्टी अलग अलग दोनों पार्टीज अपनी तरफ से ला रही हैं टू मेक दिस कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल, टू मेक इट अ फेयर ट्रेड, ये कहलाती है हमारी कंसिडरेशन। फिर कह रहा है कंसिडरेशन की भारी डेफिनेशन बता रहा है। कंसिडरेशन हैज बीन डिफाइंड एज अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ द लॉ may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party and some forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other। कह रहा है कि सर हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज होती हैं। सही है, हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज होती हैं। एक होती है आपकी पार्टी 1, एक होती है आपकी पार्टी 2। ये जनाब बात ये कर रहे हैं कि एक पार्टी है वो कुछ सैक्रिफाइस करेगी, एक पार्टी कुछ सैक्रिफाइस करेगी और एक पार्टी कुछ गेन करेगी। सर जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी बाइक की, अगर मैं अपनी बाइक बेच रहा हूं, एम आई सैक्रिफाइसिंग एन एसेट? यस। क्या मैं अपनी कोई चीज दे रहा हूं? क्या मुझे अपनी किसी एसेट के कंट्रोल को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है? क्या मेरा अपना कोई लॉस है? जी मेरा लॉस है, मेरी बाइक जा रही है। क्या दूसरे बंदे का कोई गेन है? जी है, उसके पास वो बाइक आ रही है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में देयर आर टू पार्टीज, जिसमें से एक पार्टी का
जिसमें से एक पार्टी either they will sacrifice or they will have a forbearance, they will have a determined loss responsibility which is given, suffered or undertaken. सब बातों को अगर हम मिला दें, इसका खुलासा करें, तो कह रहा है कि एक पार्टी का होगा सेक्रीफाइस, और ऊपर कह रहा है इन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट अक्रूइंग टू वन पार्टी, मतलब एक पार्टी का गेन। एक पार्टी का सेक्रीफाइस होगा, दूसरी पार्टी का गेन होगा। एक कुछ देगा, दूसरा कुछ रखेगा, तो उसमें एक का लॉस होगा, दूसरे का गेन होगा। इसी को हम कहते हैं कंसिडरेशन। कोई ऐसी चीज जो दोनों पार्टीज ला रही हो, जिसमें एक का फायदा और एक का नुकसान हो रहा हो, किसी चीज के बदले किसी चीज को वो दे रहा हो। अब कह रहा है एडिशनल रूल्स फॉर वैलिड कंसिडरेशन। वैलिड कंसिडरेशन के एडिशनल रूल्स क्या है? एज वेल एज बीइंग ईदर एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, मतलब या तो हो चुका है या तो होने वाला है। देयर आर एडिशनल रूल्स दैट मस्ट बी मेट फॉर कंसिडरेशन टू बी वैलिड। एडिशनल रूल्स है जो कि पूरे होने चाहिए फॉर अ कंसिडरेशन टू बी वैलिड। पहला रूल क्या है? परफॉर्मेंस मस्ट बी लीगल। परफॉर्मेंस मस्ट बी लीगल। द कोर्ट्स विल नॉट इन्फोर्स पेमेंट फॉर इलीगल एक्ट। मतलब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी जो ऑब्लिगेशन है आपकी, वो लीगल होनी चाहिए। कोई इस तरह का इलीगल एक्ट नहीं होना चाहिए इन द नेम ऑफ कंसिडरेशन। अगर वो एक्ट इलीगल हुआ तो आप कोर्ट में जाके उसको इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकते, बिकॉज दैट एक्ट इज इलीगल। फिर कह रहा है परफॉर्मेंस मस्ट बी पॉसिबल। अग्रीइंग टू परफॉर्म द इम्पॉसिबल इज नॉट अ बेसिस फॉर बाइंडिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक चीज जो आप कर ही नहीं सकते, उस चीज का आप प्रॉमिस कैसे करेंगे? एक चीज आपके बस की बात ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि यार अगर तुम इस पहाड़ी से, जो कि 12,000 फुट ऊपर है, अगर तुमने इससे छलांग मार ली और तुम जिंदा बच गए तो मैं तुम्हें बाइक दूंगा। क्या वो बंदा 12,000 फुट से, क्या कोई बंदा 12,000 फुट से छलांग मार के बच सकता है? नो, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो व्हेन इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो वो प्रॉमिस कभी बाइंडिंग हो ही नहीं सकता, बिकॉज दैट परफॉर्मेंस जिसका आपने वादा किया वो कभी पॉसिबल थी नहीं। तो नंबर वन हमने क्या पढ़ा? नंबर वन हमने पढ़ा कि इलीगल नहीं होना चाहिए। नंबर वन हमने क्या पढ़ा? कि इलीगल नहीं होना चाहिए। नंबर टू हमने क्या पढ़ा? नंबर टू हमने क्या पढ़ा? कि इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अब फिर हम बात करते हैं नंबर थ्री की। नंबर थ्री में हमें कह रहा है कंसिडरेशन मस्ट पास फ्रॉम द प्रॉमिस। कह रहा है कि कंसिडरेशन किसी प्रॉमिस की बुनियाद पे होना चाहिए और वो कंसिडरेशन उस प्रॉमिस को फुलफिल करता हो। मस्ट पास फ्रॉम द प्रॉमिस, उसका प्रॉमिस को फुलफिल करता हो। कंसिडरेशन मस्ट बी सफिशिएंट नॉट नेसेसरी एडिक्वेट। क्या कह रहा है? कह ये रहा है कि जब हम आगे इसको पढ़ेंगे ना, एडिक्वेसी एंड सफिशिएंसी ऑफ कंसिडरेशन, तो ये कह रहा है सर आप तब समझाना, अभी इसके ऊपर लंबी करने का फायदा नहीं है, क्योंकि आपको तब भी समझाना पड़ेगा और अगर आपने तब नहीं समझाया तो बच्चे कहेंगे कि सर आपने तो ये टॉपिक पढ़ाया ही नहीं। तो बेहतर है इस एक लाइन को अभी समझ लें कि एडिक के जो कंसिडरेशन है वो सफिशिएंट होनी चाहिए, मतलब काफ़ी होनी चाहिए, बट एडिक्वेट होना ज़रूरी नहीं, मतलब एग्जैक्ट सेम लेवल पे होना ज़रूरी नहीं है। नहीं समझ में आएगा भी नहीं, मैं सही से समझाना ही नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ जब नीचे ही आएगा तभी इसके ऊपर टाइम ज़ाया करेंगे, अभी इसके ऊपर मत्थाखोरी ना करें। हमें अभी क्या पढ़ा? हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा, सिंपल सी बात हमने पढ़ी कि कंसिडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है और वो चीज़ है जिसमें एक पार्टी कुछ सेक्रीफाइस कर रही है और दूसरी पार्टी का कोई गेन हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही रिपीट करते रहे। क्या बोलते हैं, घर वाले आपके समझेंगे कि इस बेटा पागल हो गया है, बच्चे पता नहीं खुद से बातें कर रहे हैं, लैपटॉप में देख के बातें कर रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़े से पागल हो जाए तभी मजा आएगा लॉ पढ़ने में। लॉ पागलों का गेम है, लॉ नॉर्मल लोगों का गेम है भी नहीं। तो थोड़े से पागल हो जाए, इस 1-2 महीने पागल हो गए, लॉ पढ़े मजे से, पागल हो के पेपर निकाले, फिर पहले सारी जिंदगी स्टेबल रहिएगा। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने एडिशनल रूल्स भी पढ़े वैलिड कंसिडरेशन के, कि एक तो एग्जीक्यूटेड होती है, एक तो एग्जीक्यूटरी होती है कंसिडरेशन, एक तो हो चुकी होती है, एक तो होने वाली होती है। लेकिन एक, अच्छा इसके ऊपर भी हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, इन दो टर्म्स के ऊपर भी। उसके बाद फिर कह रहा है कि कुछ एडिशनल रूल्स भी। उस एडिशनल रूल के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? इलीगल एक्ट नहीं होना चाहिए कंसिडरेशन के लिए, इम्पॉसिबल एक्ट नहीं होना चाहिए, एक ऐसा कंसिडरेशन होनी चाहिए जो किसी प्रॉमिस को पूरा कर दे, फुलफिल कर दे, पास कर दे। फिर कह रहा है कि कंसिडरेशन मस्ट बी सफिशिएंट नॉट नेसेसरी एडिक्वेट, जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अब आते हैं हम अपने नए सिनेरियो के ऊपर, नए टॉपिक के ऊपर, नए पोर्शन के ऊपर, विच इज नोन एज पास कंसिडरेशन। क्या कह रहा है? कह रहा है पास कंसिडरेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज: समथिंग
which has already been done at the time the promise is made. An example would be a promise to pay for work already carried out, unless there was an implied promise to pay a reasonable sum before the work began. Anything which has been already done before a promise in return is given is past consideration, which as a general rule is not sufficient to make the promise binding. The following is the key case in this area. In 3 instances, past consideration for a promise is sufficient to make a promise binding. रुक जाएं, बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, रुक जाएं. पहले इस डेफिनेशन की बात करते हैं कि इन जनाब ने बात किया कि जनाब कह रहे हैं कि पास्ट कंसिडरेशन क्या होती है, समथिंग विच इज ऑलरेडी बिन डन, जो ऑलरेडी हो चुका है एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस इज मेड. मतलब अगर प्रेजेंट में हमारा कोई प्रॉमिस बन रहा है, तो ये जिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं ना, वो एक्ट हमारा पास्ट में हो चुका है, वो एक्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है. एक एक्ट हमारा हो चुका है, उसके बाद प्रेजेंट में हमारा प्रॉमिस बन रहा है. क्यों बात करते हैं इसके ऊपर. एन एग्जाम्पल वुड बी अ प्रॉमिस टू पे फॉर वर्क ऑलरेडी कैरिड आउट. एक ऐसा प्रॉमिस कि यार मैं एक काम पहले करूंगा, मैं एक काम ये कर चुका हूं और अब मैं एक बंदे से प्रॉमिस मतलब एक बंदे से मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूं, एक बंदे का मैं प्रॉमिस ले रहा हूं कि यार मैं ये काम ऑलरेडी कर चुका हूं, आप मुझे इसके पैसे दे दो. ठीक है. Unless there was an implied promise to pay a reasonable sum before the work. Anything which has already been done before, इस एक्ट की बात कर रहा है. Before a promise in return is given as. अब ये जो एक्ट आपका हो गया ना, ये हो गया आपका पास्ट कंसिडरेशन. ये जो एक्ट जो आपने पास्ट में किया ना, जिसका प्रॉमिस बाद में बन रहा है, वो हो गया आपका पास्ट कंसिडरेशन. विच एज अ जनरल रूल इज नॉट सफिशिएंट टू मेक अ प्रॉमिस बाइंडिंग. जिसकी वजह से जो आपने आज ये प्रॉमिस किया ना, फॉर समथिंग दैट यू हैव डन इन द पास्ट, दिस प्रॉमिस इज नॉट बाइंडिंग. ये प्रॉमिस आपका बाइंड नहीं हो सकता, बिकॉज इसका जो एक्ट था वो पहले ही हो चुका था. अच्छा जी, अब एक एग्जांपल छोटी सी हम देखते हैं इसके ऊपर कि पास्ट कंसिडरेशन जो ये बातें कर रहा है ये क्यों कह रहा है. फॉर एग्जांपल, मैं एक लड़का हूँ, मेरा नाम है अल्बान. मेरे नेबर में मुझे एक डॉग दिखा. सही है, परेशान था, खोया हुआ था. मुझे याद आया कि ये जो डॉग है, दिस बिलोंग्स टू माई नेबर. ये मेरे पड़ोसी का डॉग है, ये मेरे पड़ोसी का पेट है जो उनको बिलोंग करता है. मैंने क्या किया, मैंने इस डॉग को रेस्क्यू किया और मैंने नेबर को जाके ये डॉग दे दिया. नेबर ने खुशी खुशी मुझे बोला कि मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगी इस चीज़ के ऊपर, मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगी इस चीज़ के ऊपर. ये क्या कर दिया, ये नेबर ने कर लिया मेरे साथ एक प्रॉमिस. उन्होंने एक प्रॉमिस कर लिया मुझे कि बेटा तुमने ये मेरा कुत्ता ढूंढा, अब मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगी. अब आप इसमें समझेंगे, ये जो मैंने इस डॉग को रेस्क्यू किया, ये क्या है, ये एक वो एक्ट है जो कि ऑलरेडी हो चुका था बिफोर दिस प्रॉमिस वॉज मेड. So this act of rescuing the dog is a past consideration. Promise उसके बाद बिल्ड हुआ. So अगर वो मुझे ये 1000 रुपये ना दे और मैं उसे कोर्ट लेके जाऊं अपने नेबर को और मैं कोर्ट में बोलूं कि इन्होंने मुझे वादा किया था कि ये मुझे 1000 रुपये देंगी, कोर्ट बोलेगा किस काम के लिए उन्होंने वादा किया था. मैं कहूंगा कि मैं इनके लिए डॉग को ढूंढ के लाया और इनके घर तक के दिया और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला खुश होके कि मैं आपको 1000 रुपये दूंगी, तो अब इनको देना पड़ेगा. कोर्ट मुझसे बोलेगा कि जब आप उस डॉग को ढूंढ रहे थे, उसको ढूंढने से पहले क्या उन्होंने वादा किया था कि जो इसको ढूंढ के लाएगा उसको हम 1000 रुपये देंगे. मेरा मुंह बन गया, मैंने कहा नहीं, इस तरह की तो कोई बात नहीं हुई थी. तो कोर्ट कहेगा जनाब ये पास्ट कंसिडरेशन है, आपने उनके कहे बगैर ये काम कर दिया, अब उन्होंने खुशी में आके आपको बाद में वादा तो कर दिया कि बट वो एक्ट जिसकी बेस पे वो वादा किया गया था वो एक्ट ऑलरेडी हो चुका था. तो इस वजह से पास्ट कंसिडरेशन है. आप इस प्रॉमिस को बाइंड नहीं कर सकते. क्या नहीं कर सकते, आप इस प्रॉमिस को बाइंड नहीं कर सकते. लेकिन ये कह रहा है
कि इन 3 इंस्टेंसेस, 3 ऐसे मौके हैं जिनमें पास कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस इज सफिशिएंट टू मेक द प्रॉमिस बाइंडिंग। इन 3 इंस्टेंसेस में पास कंसिडरेशन को के मौके पे आप प्रॉमिस को बाइंड कर सकते हो। पहला इंस्टेंस, past consideration is sufficient to create a liability on a bill of exchange such as check under the Bill of Exchange Act 1882. Most checks are issued to pay existing debts. क्या कह रहा है? कह ये रहा है कि आप सेल्स करते हैं, सही है भाई, मैंने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल्स की, क्या की, हमारे बीच में एक सेल ट्रांजैक्शन, मैंने सेल की किसे, मैं किसे सेल कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मिस्टर बी को, मैं कौन हूँ, मिस्टर ए हूँ। सेल करते हुए हमारी क्रेडिट टर्म्स डिसाइड हुई, हमारी क्रेडिट टर्म्स क्या डिसाइड हुई कि मैं आपको गुड्स डिलीवर कर रहा हूँ, किस तारीख को, 1 जनवरी को। आप मुझे पेमेंट कब कर रहे हैं, आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं, कब कर रहे हैं आप मुझे पेमेंट, आपने बोला आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं 30 जनवरी को, ठीक है जी। मैंने क्या किया, सिंस आई लाइक डूइंग थिंग्स फॉर्मली यूजिंग द वर्क ऑफ लॉ, मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी ट्रांजैक्शन के लिए मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनवा दिया। वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कह रहा है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली एक अंडरटेकिंग है विच आई कैन यूज इन लेटर टू रिकवर माई पेमेंट फ्रॉम हु, फ्रॉम मिस्टर बी। मैं मिस्टर बी से अपनी पेमेंट रिकवर करने के लिए ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यूज कर सकता हूँ विच इज नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज, जो ये बात की गवाही दे रहा है, जो ये बात चीख के बता रहा है कि मिस्टर बी ए ने अपने गुड्स मिस्टर बी को ट्रांसफर किए 1 जनवरी को और मिस्टर बी पेमेंट करेगा 30 जनवरी को। तो अब मिस्टर सिंस 1 जनवरी को गुड्स डिलीवर हो चुके हैं and the bill of exchange is made after the goods are delivered for the payment of 30th Jan. So this delivering of goods is a past consideration, but इस वाले को आप क्लेम कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट खड़ा हुआ है। अब आपके पास मिस्टर बी ये नहीं कह सकता कि सर जी इसने मुझे गुड्स डिलीवर कर दिए, पेमेंट की प्रॉमिस तो मैंने बाद में की थी, ना ना ना, अब आपने बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया, अब आपने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना दिया। जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज बना लो तो फिर आप बाइंड हो जाते हो अंडर द एक्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कि अब आप इस पास कंसिडरेशन को एज अ लायबिलिटी ट्रीट करो कि उसने जो आपको माल दिया है, इट इज अ लायबिलिटी, यू हैव टू पे टू हिम फॉर द गुड्स यू हैव रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए। समझ आ गया? आगे कौन से ऐसे केस होते हैं, आफ्टर 6 or in some cases 12 years, the right to sue for a recovery of a debt becomes statute barred by the Limitation Act 1980. If after that period the debtor makes written acknowledgement of the creditor's claim, the claim is again enforceable by law. कह रहा है कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको मैं यही लिख देता हूँ, उस कॉन्सेप्ट का नाम है टाइम बार्ड डेट। आपने मुझसे उधार लिया, मैंने आपको उधार दिया, आप भूल गए, मैं भूल गया, 6 साल गुजर गए या कुछ केसेस में 12 साल गुजर गए, ना मुझे ना याद ना आपको याद, अब ये हो जाएगा टाइम बार्ड डेट। अब ये जो मेरा राइट टू सू फॉर रिकवरी है ना, वो बार्ड हो जाएगा। अब मैं आपको 6 या 12 साल बाद मैं आपको पकड़ के ये नहीं कह सकता जो 6-12 साल पहले आपने मुझसे डेट लिया था, आप मुझे 6 से लेके 12 साल तक के मैं कर क्या रहा था, मैं सो रहा था, मैं नशे कर रहा था, जो मुझे याद नहीं था कि मुझे आपसे कुछ उधार दिया था वो वापसी लेना है। अब जब मुझे याद ही नहीं था तो 6 या 12 साल बाद मैं खड़ा होकर आपको ये नहीं कह सकता कि आप मुझे डेट दो। If after that period the debtor makes written acknowledgement, डेटर कौन, जिसने पैसे दिए उधार पे, अगर वो एक रिटन एक्नॉलेजमेंट बना दे ऑफ द क्रेडिटर्स क्लेम के इस क्रेडिटर का मुझ पे इतना उधार है, द क्लेम इज अगेन इन्फोर्सेबल एट लॉ। उस रिटन एक्नॉलेजमेंट की बेसिस पे, उस रिटन डॉक्यूमेंट की बेसिस पे वो क्लेम इन्फोर्सेबल एट लॉ हो जाएगा। बट अगर तब तक के अगर वो इस तरह का कुछ नहीं बनाता, तब तक के आपके पास कोई हक नहीं है कि आप उसको सू कर सको। सही है, आपके पास ऐसा कोई हक नहीं है कि आप उसको सू कर सको। क्यों? क्योंकि 6 से 12 साल गुजर चुके हैं और अब ये एक टाइम बार्ड डेट बन चुका है। अब ये क्या बन चुका है? एक टाइम बार्ड डेट बन चुका है। फिर कह रहा है तीसरे केस में, व्हेन अ रिक्वेस्ट इज मेड फॉर अ सर्विस, दिस रिक्वेस्ट में इम्प्लाई अ प्रॉमिस टू पे फॉर इट।
If after the service has been rendered, the person who made the request promises a specific reward, this is treating it fixing the amount to be paid. For example, मेरे घर में प्लम्बर आया, प्लम्बर ने मुझे बोला यार मुझे अपने वॉशरूम का पाइप बनवाना था, वो पाइप लीक कर रहा था। मुझे प्लम्बर को बुलाया, मैंने उसको बोला यार बना दे, उसने बोला ठीक है। उसने मुझे इस सर्विस दे दी कि प्लम्बर फिक्स्ड पाइप, उसने मुझे सर्विस दे दी कि उसने आके वो पाइप बना दिया। सर्विस देने के बाद हमने, अब उसने बोला कि सर आपके ₹1000 हो गए, आप मुझे ₹1000 दे दो फॉर द वर्क दैट आई हैव डन। मैंने काम देखा, मैंने कहा काम सही, मैंने कहा सही है जाओ। उसने बोला क्या मतलब जाओ? मैंने कहा यार हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई थी कि मैं आपको पैसे दूंगा। एक काम मैंने आधा अधूरा लॉ पढ़ा हुआ, मैंने सिर्फ ये ऊपर की डेफिनेशन पढ़ी थी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई ये तो पास कंसिडरेशन है, तुमने एक काम कर दिया, अब तुम मुझे पैसों की प्रॉमिस, अब तुम मुझसे पैसों की बात करो। मैं अगर अभी प्रॉमिस भी करूँ, आई एम नॉट बाउंड फॉर इट बिकॉज इट इज अ पास कंसिडरेशन। बट वो कह रहा है अरे भाई मैं भी लॉ पढ़ा हुआ हूँ, मुझे भी आता है। उसने कितना लॉ पढ़ा है? उसने बोला कि मैंने नीचे की 3 एक्सेप्शंस भी पढ़ी हैं। वो एक्सेप्शंस क्या कहती हैं? उसमें से एक एक्सेप्शन उसने ये भी पढ़ी थी, व्हेन अ रिक्वेस्ट इज मेड फॉर अ सर्विस क्या कि प्लम्बर पाइप आके फिक्स करे, दिस रिक्वेस्ट may imply a promise to pay for it। imply उसके अंदर ये बात जाहिर है कि अगर मैं आपको ये सर्विस दे रहा हूं तो आप मेरे फुप्पा के लड़के नहीं हो कि मैं आपको फ्री में पाइप बना के दूंगा। मैं प्लम्बर हूं, मेरा काम है पाइप बनाना, मेरा काम है उसके बदले पैसे लेना, तो आप मुझे पैसे दो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। If after the service has been rendered, the person who made the request promises a specific reward, this is treated as fixing amount to be paid। अगर सर्विस देने के बाद मैंने आपको बोला 1000 रुपए दो तो आप मुझे दोगे, this is treated as fixing amount to be paid। this is the amount that should be paid to me and this is the amount that will be decided by me। so I decided that I fixed the pipe and I'm asking you for ₹1000, so you're bound to give that ₹1000 to me because I've given you a service। this is not a past consideration। उम्मीद है आपको समझ आया होगा past consideration क्या होती है, और हमने उसकी 3 exceptions पढ़ी, which includes bill of exchange, time bar debt and any service for which the reward is decided afterwards। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। adequacy and sufficiency of consideration क्या कह रहा है? the long established rule is that consideration need not to be adequate but it must be sufficient। the court will seek to ensure that a particular act or promise can actually be deemed as consideration। learn these rules। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि need not to be adequate का क्या मतलब और need to be sufficient का क्या मतलब। consideration need not to be adequate, that is equal in value to the consideration received in return। there is no remediate law for someone who simply makes a poor bargain। क्या ये रहा है, बात करते हैं इसके ऊपर, सुकून से बात करते हैं। क्या ये रहा है कि अगर मैं अल्बान हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ क्या, टीवी, कितने का? ₹20,000। इस टीवी की अगर मैं मार्केट वैल्यू की बात करूँ, इस टीवी की मार्केट वैल्यू चल रही है 30,000। मेरे ही मॉडल के यूज्ड वर्जन की मार्केट वैल्यू चल रही है 30,000। आई वॉजंट अवेयर ऑफ इट, आई सोल्ड इट फॉर ₹20,000। दिस वैल्यू ऑफ ₹20,000, दिस वैल्यू is not adequate। this value is not adequate, this value is not adequate, but is it sufficient? why is it not adequate? क्यों ये adequate इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मार्केट में मैं वो चीज बेचूंगा तो मैं 30,000 रुपए की बेच सकता हूं। मैं गधा, मुझे एक बंदे ने आके बोला ये 20,000 से ऊपर की नहीं जाती मार्केट में, मैंने उसको वो चीज दे दी। सो आई नो दैट दिस कंसिडरेशन इज नॉट adequate। this consideration does not meet the amount which I should actually receive, which I should have actually received for this TV। समझ रहे? मैं कितना डिजर्व करता था इस टीवी के लिए? मैं करता था 30,000 रुपए डिजर्व, मैं करता था 30,000 रुपए डिजर्व। मुझे कितना मिले? 20,000 रुपए मिले। किसकी गलती? मेरी गलती। मुझे मार्केट में जाके पहले इंक्वायर करना चाहिए था कि ये चीज जो मैं बेच रहा हूँ ये बिकती कितने की। मैं क्यों किसी तीसरे की बात मानूं? मैं ठहरा सुस्त,
मुझे ज्यादा आगे पीछे भागने का शौक नहीं, मुझे बंदा आया वो चूना लगा के चला गया, इसमें लॉ कुछ भी नहीं कर सकता। There is no remediate law for someone who simply makes a poor bargain। अगर तुम इस बार्गेन में हार गए हो, तुमने एक चीज सस्ते में दे दी, लॉ कुछ भी नहीं कर सकता, गधे आप है। फिर कह रहा है कंसिडरेशन मस्ट बी सफिशिएंट, इट मस्ट बी केपेबल इन लॉ ऑफ बीइंग रिगार्डेड एज कंसिडरेशन बाय द कोर्ट। अगर यही चीज, अगर यही जो आपका 20,000 है, अगर यही टीवी मुझसे कोई 500 में खरीद लेता, 500 में खरीद ले, तो क्या ये कंसिडरेशन सफिशिएंट होती? नहीं सर। इतने बड़ी टीवी की जिसकी मार्केट वैल्यू 20,000 रुपये, जिसकी मार्केट वैल्यू 30,000 रुपये है, वो मैं 500 रुपये में कैसे बेच सकता हूँ? तो ये बात अब एडिक्वेसी की नहीं आ गई, ये बात अब एडिक्वेसी की नहीं आ गई, ये बात अब आ गई, ये बात अब आ गई सफिशिएंट होने की। ये बात अब एडिक्वेसी की रही नहीं, ये बात अब आ गई सफिशिएंट। ये जो आप कंसिडरेशन की बात कर रहे हो, अरे इसमें एडिक्वेसी कहाँ आ गई? ये तो सफिशिएंट ही नहीं है। ये तो कोई मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता ना कि आप इतना बड़ा टीवी 500 रुपए का बेच रहे हो। तो लॉ कह रहा है कि भले एडिक्वेट ना हो, भले 500 की जगह 20,000 हो, हमें कोई मसला नहीं है, 30,000 की जगह, लेकिन सफिशिएंट हो। 500 रुपए ऐसी ट्रांजेक्शन में हम ये नहीं बिलीव कर सकते। क्यों इस तरह का लॉ इसलिए बनाया है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, लोग आउट ऑफ फोर्स, आउट ऑफ ब्लैकमेलिंग, आउट ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रबल, कि आपको किसी कोई धमका रहा है कि यार ये चीज़ मुझे इतनी सस्ती दे दो, और आपने दे दी। कि यार किसी ने गन पॉइंट पे आपसे 500 रुपये का टीवी ले लिया, और सिर्फ उसको वैलेट दिखाने के लिए उसने 500 रुपये ले लिए, उसने 500 रुपये दे दिए जस्ट टू शो के इट वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हाउएवर इट क्वाइट शोज के यार एक चीज जो 30,000 की थी वो कोई पागल इंसान ही 500 रुपये में देगा, कोई भी 500 रुपये में नहीं देगा। 20,000 में समझ आता है 10-12,000 रुपये का धोखा हो सकता है, बट कोई अपनी चीज 29,500 रुपये कम की नहीं देगा। इसलिए कोर्ट कहता है कि यार कंसिडरेशन एडिक्वेट ना हो, भले एग्जैक्ट सेम ना हो, 10-20,000 1-2,000 रुपये का फर्क हो, बट इतना फर्क ना हो कि सेंस ही ना बने उस ट्रांजेक्शन का। फिर कह रहा है एडिक्वेसी की बात, एडिक्वेसी की बात करते हैं। कह रहा है इट इज प्रिज्यूम दैट ईच पार्टी इज केपेबल ऑफ सर्विंग देयर ओन इंटरेस्ट एंड द कोर्ट्स विल नॉट सीक टू वे अप द कंपैरेटिव वैल्यू ऑफ द प्रोमिसेस ऑफ एक्स एक्सचेंज। क्या कह रहा है? बोल रहा है भाई मर्जी है आपकी, अपनी मर्जी है, आप किस तरह का बार्गेन करना चाहो। कि अगर एक चीज़ 30,000 की है और अगर आप किसी को 20,000 की देना चाह रहे हो, कोर्ट इज नॉट आस्किंग यू फॉर एनी काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन। बट सफिशिएंसी में वो क्या कर रहा है? कंसिडरेशन इज सफिशिएंट if it has some identifiable value. The law only requires an element of bargaining, not necessarily it should be a good bargain। कह रहा है कि किसी तरह की कोई identifiable value होनी चाहिए। कह रहा है कि लॉ कहता है कि भाई, लॉ कहता है हल्का सा भी बार्गेन का एलिमेंट चलता है। अब वो अच्छा बार्गेन है बुरा बार्गेन, लॉ को उससे फर्क नहीं पड़ता। तुमने बहुत ही गंदा बार्गेन किया, लॉ कहता है भाड़ में जाओ, बट एक आइडेंटिफाइबल वैल्यू होनी चाहिए कि आप उसको दिखा सको कि यार दिस इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। अब आप 30,000 की चीज के बाद 500 रुपए को एज अ कंसिडरेशन ट्रीट नहीं कर सकते। सही है, कंसिडरेशन के लिए आपको एटलीस्ट हो कि यार मैंने 10,000 रुपए का टी बेच दिया। लॉ बोलेगा तुमने 20,000 रुपए का गंदा बार्गेन कर दिया, कोई बात नहीं, मगर ये एक आइडेंटिफाइबल वैल्यू है कि एक टीवी के बदले किसी ने आपको 10,000 रुपए दिया, बट 500 रुपए। अबे क्या बेबी टीवी खरीद रहे हो, क्या बच्चों के कैमरे वाले टीवी खरीद रहे हो? नहीं, तो ये सफिशिएंट नहीं है। सही है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एडिक्वेट क्या होता है? विच कैन बी कंपेयर टू द रियल वैल्यू ऑफ द गुड, के यार उसमें रियल वैल्यू ऑफ द गुड में और जितने का आपने बेचा उसमें कितना फर्क आ रहा है। अगर उसमें हल्का फुल्का फर्क है तो वो आपकी बार्गेनिंग पावर लो होगी, इस वजह से फर्क आया होगा, बट उससे आपकी कोड, आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के ऊपर शक नहीं होता। बट अगर एक कंसिडरेशन सफिशिएंट ही नहीं है, उस पर आपकी फिर वैलिडिटी पे शक आता है। आगे कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज। इसमें क्या कह रहा है? परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय स्टैच्यू इज नो कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड। एक चीज परफॉर्मेंस ऑफ एक चीज इसकी आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन थी, which was imposed by what? statute law made by parliament, is no consideration for promise of reward। कह रहा है एक केस इसके ऊपर इन लोगों ने बताया, उस केस को पढ़ते हैं ताकि हमें सही से समझ आए। अच्छा, एक केस के ऊपर बात करते हैं, जिन्होंने इधर केस बताया हुआ है उससे हमें बेहतर तरीके से अंदाजा होगा कि इसमें क्या बात कर रहा है। कह रहा है द क्लेमेंट हैव बीन सबमिटेड टू गिव एविडेंस। इस वर्ड का क्या मतलब है? वर्ड थोड़ा ट्रिकी है। इस वर्ड का मतलब होता है ऑर्डर। कोर्ट ने ऑर्डर किया एक बंदे को टू गिव एविडेंस ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट इन एन अदर केस, किसी और केस के ऊपर। ही एलिज्ड दैट द डिफेंडेंट हैड प्रॉमिस्ड टू पे हिम 6 guineas फॉर अपेयरिंग। भाई कोर्ट ने क्लेमेंट को ये ऑर्डर किया था,
कोर्ट ने क्लेमेंट को ये ऑर्डर किया था कि आप डिफेंडेंट के बिहाफ पे आके किसी और केस के अंदर एविडेंस पेश करो। वो बंदा क्लेमेंट कह रहा है कि मुझे डिफेंडेंट ने कहा कि मैं इस आपके हाजिर होने पे, इस एविडेंस के देने पे आपको 6 गिनी दूंगा। लेकिन को स्टैच्यू क्या बोलेगा, इसके ऊपर लॉ क्या बोलेगा कि एक चीज जिसका ऑर्डर ऑलरेडी आपको लॉ ने दिया हुआ था, ऑलरेडी आपको कोर्ट ने दिया हुआ था, ऑलरेडी कोई लॉ आपके ऊपर बाइंड हो रहा था टू अपेयर इन दैट कोर्ट एंड टू गिव एविडेंस, उसके ऊपर अगर किसी ने आपको कोई वादा किया भी है कि यही काम करने के लिए मैं आपको तो दिस प्रॉमिस इज नॉट बाइंडिंग। इसी को अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या ये रहा है कि जैसे देखिए क्लेमेंट है ना हमारे पास, क्लेमेंट को कोर्ट ने कहा, क्लेमेंट को कोर्ट ने ऑर्डर किया टू, क्या ऑर्डर किया टू गिव एविडेंस। क्लेमेंट को कोर्ट ने ऑर्डर किया टू गिव एविडेंस ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट, सॉरी नॉट डिविडेंड, डिफेंडेंट आगे आएगा डिविडेंड। फिर कह रहा है कि क्लेमेंट कह रहा है कि यार ये जो डिफेंडेंट है इसने भी मुझे प्रॉमिस किया टू गिव 6 गिनीज फॉर अपेयरिंग। अब लॉ क्या कहता है, लॉ कह रहा है क्लेमेंट मेरी बात सुनो, तुम्हें कोर्ट ने ऑर्डर दिया था ऑलरेडी आने के लिए। क्लेमेंट बोलेगा यस, क्लेमेंट क्या बोलेगा, यस दिया था। तो मेरी जान अब ये जो प्रॉमिस है ना जो डिफेंडेंट ने किया है ये अब खत्म, इसकी कहानी खत्म। अब क्यों खत्म, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी लॉ का एक ऑर्डर था जिस पे तुम्हें कंप्लाई करना था। इट वाज एन एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन क्या थी, इट वाज एन एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन फॉर यू टू अपेयर इन द कोर्ट। अब उसके बदले अगर तुम्हें कोई वादा कर भी रहा है वो, तो उस वादे की कोई बुनियाद नहीं है क्योंकि तुम्हें वो काम करना ही था। बोलो भाई, तुम्हें वो काम करना ही था, सही है। बट इफ सम एक्स्ट्रा सर्विस इज गिवन दैट इज सफिशिएंट। फॉर एग्जांपल अगर वो उसको कहता है कि यार तुम मेरे घर वालों को पिक करते हुए पहुंचना, या तुम मेरा ये कुछ और काम करते हुए पहुंचना, तो उस और काम के बदले अगर वो 6 की नहीं देता तो दैट इज अ वैलिड कंसिडरेशन। बट इस काम के लिए इट इज नॉट। प्रॉमिस फॉर एन एडिशनल रिवॉर्ड कह रहा है इफ देयर इज ऑलरेडी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी and B promises additional reward to A if A perform their existing duties, there is no consideration to make the promise binding. The courts now appear to take a slightly different line on the payment of additional consideration. It may be that where the party promising the additional reward has received a practical benefit, that will be treated as consideration, even if in law they have received no more than they were already entitled under the contract. क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि 2 अप्रोचेस थी, सही है। इस वाले केस की 2 अप्रोचेस हैं, एक ओल्ड अप्रोच, एक न्यू अप्रोच। कितनी अप्रोचेस है, 2 अप्रोचेस है, एक ओल्ड अप्रोच और एक न्यू अप्रोच। कह रहा है कि हमारी ओल्ड अप्रोच हमें कहती थी, हमारी ओल्ड अप्रोच हमें क्या कहती थी, हमारी ओल्ड अप्रोच हमें कहती थी कि अगर एक एक्ट है उसके बदले कंसिडरेशन दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल ये एक्ट है टीचिंग का। कौन है टीचर, मैं, सर AR अलवान रजा, सही है। मुझे एक एक्ट दिया गया टीचिंग का, मैं एक एक्ट कर रहा हूँ, उसके बदले मुझे कंसिडरेशन मिल रही है फ़ी, ठीक है। मुझे क्या मिल रही है, फ़ी। मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट आके मुझे कहता है कि सर मैं आपको एडिशनल फ़ी दूंगा
अगर ये आप कोर्स टाइम पे खत्म करवा दें। सर एआर की एक बहुत बुरी आदत है, पुरानी आदत है कि वो कोर्स टाइम पे खत्म नहीं करवाते। एक बच्चा आया, उसने बोला सर मैं आपको एडिशनल फी दूंगा अगर आप ये कोर्स टाइम पे खत्म करवा दें, मुझे इस दिन पे मुझे अपना पेपर देना है, मैं आपको एडिशनल पैसे दूंगा अगर आप ये कोर्स टाइम पे खत्म करवा दें। मैंने कहा ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने वो कोर्स टाइमली कंप्लीट कर दिया। मैंने वो कोर्स टाइमली कंप्लीट कर लिया। क्या किया मैंने, वो कोर्स टाइमली कंप्लीट कर लिया। आप मुकर गए एडिशनल फी देने से। ओल्ड अप्रोच ये कहती है कि भाई एक काम जो तुम्हें ऑलरेडी करना ही था, तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तुम टाइमली कंप्लीट कराओगे। अब उसके बदले अगर किसी ने तुम्हें एडिशनल रिवॉर्ड की लालच दी भी है, बट वो काम वही था जो तुम्हें ओरिजिनली करना था उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो भाई लॉ आप उस प्रॉमिस को बाइंड नहीं करता। लॉ इस एडिशनल फी को बाइंड नहीं करता। लॉ कहता है कि ये काम तो एडिशनल फी मिलती नहीं मिलती तुम्हें करना ही था, तो ये तो तुम्हारी एग्जिस्टिंग ड्यूटी थी, तो इसके बदले अगर किसी ने तुमसे कोई एडिशनल फी का वादा किया है तो लॉ उसको बाइंड नहीं करता। बट अगर मैं यही एग्जाम्पल उठा के, या अगर मैं इसी को अगर मैं कॉपी करूं और यहाँ लाके पेस्ट कर दूं, ठीक है जी, इसी को मैं कॉपी करूं और यहाँ लाके पेस्ट कर दूं, जो कि बहुत बुरा हुआ। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं और हम कहते हैं हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। कहाँ गया भाई, डिलीट, सब डिलीट करो। ठीक है जी, हमने डिलीट कर दिया। हम इसको एक नई एग्जांपल बना के समझते हैं। भाई फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, एक्ट क्या था, कंसिडरेशन क्या थी। एक्ट हमारा था कि हमें पढ़ाना है, हमें टीचिंग करनी है। कंसिडरेशन ये थी फी। सर ये कह रहा है कि अगर इस केस में सर अल्बान रज़ा अपना कोर्स टाइम पे ख़त्म कराते हैं और उसके बदले इस बच्चे ने उन्हें एडिशनल फ़ी का वादा किया है कि अगर आप इस कोर्स को टाइम पे ख़त्म कराएंगे तो मैं आपको एडिशनल फ़ी पे करूँगा, सो सर अल्बान रज़ा इज़ इनटाइटल्ड फॉर दिस फ़ी। क्यों, क्या फ़र्क है इस पुरानी और नई अप्रोच में, और क्यों पुरानी अप्रोच में उस बच्चे की ना करने पे बेनिफिट मिल रहा है और क्यों इस नए अप्रोच पे सर को बेनिफिट मिल रहा है फॉर डूइंग समथिंग ही वाज ऑलरेडी बाउंड टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। भाई लॉ कह रहा है कि इस केस में ये जो स्टूडेंट है ना, लॉ क्या कह रहा है, लॉ की सुन लो पहले, लॉ को जज करने से पहले ना लॉ की सुन लो। लॉ कह रहा है ये जो स्टूडेंट है ना, इस स्टूडेंट को अल्बान रज़ा के जल्दी पढ़ाने के ऊपर ना एक प्रैक्टिकल बेनिफिट मिलेगा। प्रैक्टिकल बेनिफिट ये मिलेगा कि बच्चा तो वैसे भी पढ़ रहा है, पर ड्यू टू नेचुरल सर्कमस्टांसेस ना हमेशा कुछ ना कुछ कोर्स में डिले आ जाता था। सही, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ऐसा नहीं आप समझे कि ओरिजिनली भी ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ कि भाई एक नेचुरल डिले आ जाता था। अल्बान रज़ा ने क्या किया, नेचुरल डिलेज को भी अवॉइड करके जस्ट टू गिव दैट स्टूडेंट अ प्रैक्टिकल बेनिफिट एंड टू रिसीव एडिशनल फी, उन्होंने उसको निग्लेक्ट कर दिया, उन्होंने उसको नलिफाई कर दिया और उन्होंने हर चीज़ टाइम पे करवा के अपनी टीचिंग टाइमली कंप्लीट की। जब उन्होंने वो चीज़ टाइमली कंप्लीट की ना, तो अब इसको मिल गया प्रैक्टिकल बेनिफिट। सिंस इसको प्रैक्टिकल बेनिफिट मिला है तो नई अप्रोच ये कहती है कि अगर किसी पार्टी को उसी एक्ट के बदले कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट मिल रहा है ना, तो वो उसको पैसे देने के लिए लायबल है, वो प्रॉमिस बाइंडिंग है। क्या वो यही बात कह रहा है? वो यही बात कह रहा है, इफ ए प्रोमिसेस बी, अच्छा नहीं तो वो हो गया, तो अगला, इफ देयर इज ऑलरेडी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए और बी, स्टूडेंट और मेरे बीच ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट था, बी प्रोमिसेस एन एडिशनल रिवॉर्ड, बी ने बोला मैं आपको एडिशनल रिवॉर्ड दूंगा टू ए मुझे, इफ दे मैं परफॉर्म देयर एग्जिस्टिंग ड्यूटीज, अगर मैं उसको पढ़ा दूं, टाइमली कोर्स कंप्लीट करा दूं, देयर इज नो कंसिडरेशन फ्रॉम ए टू मेक दैट प्रॉमिस बाइंडिंग, तो वो ए, तो मैं बीइंग द टीचर इस प्रॉमिस को बाइंडिंग नहीं ठहरा सकता बिकॉज दिस वाज एन एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। बट अब क्या कह रहा है, अब कोर्ट क्या करते हैं, द कोर्ट्स नाउ अपीयर टू बी टेकिंग अ स्लाइटली डिफरेंट लाइन ऑन द पेमेंट ऑफ एडिशनल कंसिडरेशन। इट मे बी दैट वेयर द पार्टी इज प्रॉमिसिंग एन एडिशनल रिवॉर्ड,
जहां स्टूडेंट मुझसे एक एडिशनल रिवॉर्ड का वादा कर रहा है एंड हैज रिसीव्ड अ प्रैक्टिकल बेनिफिट, उसको वो प्रैक्टिकल बेनिफिट मिल रहा है मेरे टाइमली खत्म करने से, दैट विल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। तो अब इसको कंसिडरेशन ट्रीट किया जाएगा इवन इफ इन लॉ दे हैव रिसीव्ड नो मोर देन व्हाट दे वर ऑलरेडी एंटाइटल्ड टू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। इवन अंडर द आइज ऑफ लॉ मैं उसको सिर्फ पढ़ा ही रहा हूं, बट सिंस मैं अब टाइमली खत्म करवा रहा हूं विदाउट मेकिंग एनी एक्सक्यूज, विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, मैं उसको 100% अश्योरिटी दे रहा हूं फॉर टाइमली कंप्लीशन, उसको एक प्रैक्टिकल बेनिफिट मिल रहा है कि वो अपने टाइम के हिसाब से पेपर दे सकता है। सो अगर लॉ की नज़र में तो वो एक ही एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, बट उसको एक एडिशनल प्रैक्टिकल बेनिफिट मिल रहा है जिसके बदले वो एडिशनल जो कंसिडरेशन जो मुझे मिल रही है वो क्या हो गई, जायज़ हो गई है। अब कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी टू अ थर्ड पार्टी। इफ ए promises B a reward, that if B will perform their existing contract with C, there is consideration for A's promise since they obtain a benefit to which they previously had no right and B assumes new obligation। कह रहा है A ने अगर वादा किया B से एक रिवॉर्ड का कि अगर B एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा C के साथ, एक पार्टी वादा कर रही है दूसरी पार्टी के साथ कि मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा अगर तुम कुछ तुम परफॉर्म करोगे, किसके साथ, तीसरी पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ। देयर इज कंसिडरेशन फॉर एज प्रॉमिस, बस ए के प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन है सिंस दे ऑब्टेन अ बेनिफिट, सिंस ए को एक बेनिफिट मिल रहा है जो उसको पहले नहीं मिल रहा था और बी की ऑब्लिगेशन बढ़ रही है क्योंकि बी को वो चीज़ परफॉर्म करनी है थर्ड पार्टी के साथ। इसके ऊपर एक केस इन्होंने बताया, शेडविल वर्सेस शेडविल 1860। इस केस के अंदर क्या हुआ, एक क्लेमेंट था, देखिए क्लेमेंट और डिफेंडेंट की पार्टीज को याद रखें, केस पढ़ते पढ़ते इंसान भूल जाता है क्लेमेंट कौन था, डिफेंडेंट कौन था। क्लेमेंट था, द क्लेमेंट अ बैरिस्टर वाज एंगेज्ड टू मैरी ई, किससे शादी करनी थी, ई से शादी करनी थी। किसे करनी थी, क्लेमेंट जो कि कौन था, बैरिस्टर था। हिज अंकल, किसका अंकल, क्लेमेंट का अंकल, बैरिस्टर का अंकल, प्रॉमिस द क्लेमेंट दैट इफ ही द नेफ्यू, क्लेमेंट कौन है, नेफ्यू है, सही है, अंकल का कौन होगा भाई, नेफ्यू होगा, कोई क्रेजी बात उसने नहीं लिखी। द नेफ्यू मैरिड ई एज ही डिड, द अंकल वुड ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइव्स पे हिज नेफ्यू रुपीज 150 until such a time as the nephew was earning 600 guineas per annum at the bar which never transpired, जो कभी चेंज नहीं हुआ। कह रहा है अंकल ने बोला कि बेटा तू अगर इस लड़की से शादी करेगा, तू मेरा भतीजा है, तू अगर इस लड़की से शादी करेगा, मैं तुझे सारी जिंदगी इसके साथ रहने पे, जब तक कि तू इसके साथ रहेगा, मैं तुझे साल के 150 पाउंड दूंगा, 150 पाउंड दूंगा, और ये चीज़ कभी चेंज नहीं हुई। द अंकल डाइड आफ्टर 18 ईयर, 18 साल बाद अंकल की डेथ हुई। ओइंग 6 एनुअल पेमेंट, 6 एनुअल पेमेंट्स बाकी थी, ड्यू थी, जो अंकल को देनी थी उस टाइम पे जब उनकी डेथ हुई। The claimant claimed the arrears from his uncle's executors who denied that there was a consideration for, उसने क्या किया, नेफ्यू ने, कि जाके जो अंकल के एग्जीक्यूटर्स थे, जो सक्सेसर थे, जिनके पास अंकल की जायदाद थी, उनको बोला कि भाई मेरा हिस्सा जो 6 बार का रह चुका है, जो 6 एनुअल पेमेंट्स का है, वो मुझे वापस कर दो। उन्होंने डिनाई किया कि भाई ये तो कोई कंसिडरेशन है ही नहीं प्रॉमिस में। कोर्ट क्या फैसला लेगा, कोर्ट कहेगा सफिशिएंट कंसिडरेशन वाज प्रोवाइडेड बाय द क्लेमेंट। सफिशिएंट क्या कह रहा है, कोर्ट कह रहा है कि भाई और क्या करे, इसने उस लड़की से शादी कर ली, उसके साथ ज़िंदगी गुजार ली, किया तो उसने, ये उसकी तरफ से कंसिडरेशन ही तो है, ये उसकी तरफ से एक सेक्रीफाइस ही तो है जो उसने निभाया उस लड़की से। भाई कोई तो वजह होगी ना कि उस लड़की से शादी करने को $150 पाउंड दे रहा है, वो उसने की ना, उसने अपना वादा निभाया। सो अब जब एक प्रॉमिस हो चुका था, जब उसने एक थर्ड पार्टी एक्ट के लिए उसने हाँ बोला, तो अब ये अंकल की सक्सेसर्स ऑब्लाइज्ड है कि वो उसके बदले उस बैरिस्टर को पेमेंट दे, बिकॉज उसने वो किया जो उसके अंकल ने उसको बोला था, और उसके अंकल ने जो वादा किया था वो बिल्कुल सही था। अगर अंकल 150 पाउंड हर साल दे रहे हैं तो बेटे ने पूरी जिंदगी दे दी, बोला आप सही है भाई, आप जिससे बोलेंगे शादी कर लेंगे, सारी जिंदगी किसी के साथ गुजारने के लिए राजी हो गया, तो वो 150 पाउंड साल के तो डिजर्व करता है। तो हमने इसमें 3 केसेस पढ़े। एक तो ये कि अगर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी है तो कोई कंसिडरेशन, और इम्पोज्ड बाय स्टैच्यू है तो कोई कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। अगर एक एडिशनल रिवॉर्ड है तो हमने पढ़ा अगर प्रैक्टिकल बेनिफिट मिल रहा है तो नए तरीकों के हिसाब से उस प्रैक्टिकल बेनिफिट की वजह से उसको एडिशनल कंसिडरेशन माना जाएगा।
फिर हमने तीसरा पढ़ा कि अगर थर्ड पार्टी को हम के साथ कुछ करने के लिए हमने प्रॉमिस किया हो तो उस चीज़ को भी कंसिडरेशन माना जाएगा। ये 3 केसेस हमने पढ़े रिगार्डिंग कंसिडरेशन। अब हम पढ़ेंगे वेवर ऑफ एग्जिस्टिंग राइट्स। आइए भाई आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टॉपिक का नाम है वेवर ऑफ एग्जिस्टिंग राइट्स। वेवर मतलब छोड़ना, छोड़ दिया। किसे छोड़ दिया? एग्जिस्टिंग राइट्स को। अपने किसे छोड़ा? अपने हुकूक छोड़ दिए अपने। क्यों छोड़े बात करते हैं। When an individual relinquishes their rights मतलब छोड़ देता है अपने राइट्स को, अपने हुकूक को, they must receive something of value in return for that sacrifice। अगर कोई अपना राइट छोड़ रहा है उसको रिटर्न में कुछ ऐसा मिलना चाहिए फॉर दैट सेक्रीफाइस, अदरवाइज इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ गिफ्ट। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा? गिफ्ट कहलाएगा। एंड इन जनरल गिफ्ट्स आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल अंडर यूके लॉ। अंडर यूके लॉ गिफ्ट्स आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल इन जनरल केसेस। अ वैलिड सरेंडर ऑफ राइट रिक्वायर्स कंसिडरेशन। कह रहा है अ वैलिड सरेंडर ऑफ राइट, अ वैलिड सरेंडर, रिलिंक्विश, वेवर, सब एक ही बात है कि उसने अपने राइट जाने दिए, उसने अपने राइट छोड़ दिए। क्यों एक शख्स अपने राइट छोड़ता है? पता नहीं, छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट छोड़ने में बहुत सी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है ना, अगर मैंने अपना एक एसेट दे दिया, अगर मैंने अपनी कोई चीज़ दे दी और उसके बदले मैंने उस चीज़ के बदले पैसे नहीं मांगे, तो मैं उस चीज़ से अपना राइट छोड़ा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ अब इसकी है, मैं इस चीज़ के ऊपर अब मेरा कोई हक नहीं है, तो मैं अपना राइट दे रहा हूँ उस चीज़ से। और अगर मैं उसके बदले पैसे नहीं मांग रहा तो मैं उसको तोहफा दे रहा हूँ। और अगर मैं उसको तोहफा दे रहा हूं तो फिर वो यूके लॉ के अंडर इन्फोर्सेबल नहीं होता अनलेस कोई गिफ्ट डीड बना हो। गिफ्ट डीड क्या होगा आगे पढ़ेंगे, बट एक आपको इशारा कर रहा हूं कि अनलेस एक गिफ्ट डीड बना हुआ हो हम गिफ्ट्स को यूके लॉ के अंडर कंसिडर नहीं करते। फिर कह रहा है वैलिड सरेंडर ऑफ राइट रिक्वायर्स कंसिडरेशन। क्या कौन सी कंसिडरेशन चाहिए होती है? पढ़ते हैं। इफ द इंडिविजुअल रिसीव्स एन आइटम दे वर ओरिजिनली एंटाइटल्ड टू। क्या कह रहा है कि अभी के लिए उसने अपना राइट दे दिया बट बाद में उसको वो चीज़ रिसीव भी जिसके लिए वो ओरिजिनली एंटाइटल्ड था। If the individual receives a different form of compensation that they agree to and it is deemed sufficient, the value does not need to be equal. For example, मुझे वो कह रहा है कि यार तुम अपनी बाइक दे दो, हमारी बात हुई थी, मैं उसको बाइक दूंगा, वो मुझे बदले में क्या देगा? वो मुझे बदले में देगा पैसे। उसके बाद पैसे नहीं था, वो पैसों में शॉर्ट था, सही है। उसके बाद कैश नहीं था, उसके बाद कैश नहीं था। उसने मुझे बोला कि यार ये तुमने बाइक मुझे दी है, इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू है 2 लाख रुपए। ये तुमने मुझे बाइक दी है 2 लाख रुपए की, मेरे पास 2 लाख रुपए कैश नहीं है। मेरे पास क्या नहीं है? 2 लाख रुपए कैश नहीं है। तुम एक काम करो, इस 2 लाख के कैश के बदले मुझसे 2 लाख के बॉन्ड ले लो। मेरी बात सुने, हमारी क्या बात हुई थी? कैश की। क्या मुझे कैश मिल रहा है? नहीं, मैंने अपना राइट जाने दिया कैश के ऊपर। क्या मुझे डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंपनसेशन मिल रही है? जी। क्या नाम है उसका? बॉन्ड नाम है उसका, सही है। क्या वो सफिशिएंट है? जी। मुझे 2 लाख के ही बॉन्ड मिल रहे हैं, क्या वो एडिक्वेट है? अगर वो मुझे 1.5 लाख के बॉन्ड दो, वो 2 लाख के बॉन्ड ना हो, तब भी लॉ कुछ भी नहीं बोलेगा। इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप उसको मानो ना मानो। अगर आपने एक दफा मान ली वो एडिशनल, वो सब्स्टिट्यूट कंसिडरेशन या वो अल्टरनेट कंसिडरेशन, देन लॉ कैन डू नथिंग अबाउट इट। इट इज जस्ट अ बैड बार्गेन। बट आपको इस बात का ख्याल रखना है कि दैट द कंसिडरेशन नीड्स टू बी एडिक्वेट एज वेल and it needs to be sufficient as well. लॉ सिर्फ इस बात का ख्याल रखेगा कि sufficient है कि नहीं, adequate है नहीं है, ये आपका headache है। फिर कह रहा है if the individual receive benefit from a third party that they agree to and it is deemed sufficient, the value doesn't have to be equal। कह रहा है अगर यही बंदा बोले कि यार बॉन्ड नहीं, मेरे पास तो कैश नहीं है, तुम एक काम करो, तुम थर्ड पार्टी से कैश ले लेना। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ? इसके सेकंड पार्टी के साथ। फर्स्ट पार्टी का सेकंड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या ये रहा है मेरे पास कैश नहीं है, तुम थर्ड पार्टी से कैश ले लेना। तो कह रहा है कि आप थर्ड पार्टी से भी बेनिफिट रिसीव कर सकते हैं, बट इसमें भी आपको ख्याल रखना है कि बेनिफिट इक्वल तो ना हो बट सफिशिएंट हो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है if an individual voluntarily gives up their right। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे अहम बात ये यार, पीछे वाली बातें तो पढ़ चुके हैं, अहम बात ये रिलाइंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोमिसरी स्टॉपल। सर आंखें खुल गई, नींद से जाग गए, अचानक से बोरिंग लॉ पढ़ते पढ़ते कुछ नया आ गया। प्रोमिसरी स्टॉपल क्या होता है समझाएंगे।
they cannot reclaim those rights. It's important to understand that promissory estoppel acts as a defensive measure, not an offensive one. It prevents the other party from going back to the promise to waive his rights, but it cannot compel someone to give up their rights in future. ठंडे ठंडे समझते हैं इस एग्जाम्पल करा ही बना देते हैं, खतरनाक एग्जाम्पल इसको बना देते हैं ताकि हमारे लिए भी आसानी हो और आपके लिए भी आसानी हो। सर दो पार्टीज हैं, गौर से सुनिएगा, नया कॉन्सेप्ट है, दो पार्टीज हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी। मिस्टर ए ने बाइक दी किसे? मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने क्रेडिट पे खरीदी बाइक। कितने टाइम का क्रेडिट? कितने टाइम का क्रेडिट? 30 दिन। 30 दिन हमने बाइक दी। अच्छा जी, इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या है? इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू रखते हैं 1 लाख रुपए। गौर से सुनिएगा, केस में रहिएगा। मिस्टर ए दे रहा है बाइक मिस्टर बी को क्रेडिट टर्म्स के ऊपर। क्रेडिट डेज कितने हैं? 30 दिन। कितने की ट्रांजैक्शन है? लाख रुपए की ट्रांजैक्शन है। गौर से सुनिएगा। अब मैं कर रहा हूं एक खतरनाक बात। नहीं, मैं नहीं करूंगा। कौन करेगा? मिस्टर बी करेगा। मिस्टर बी करेगा खतरनाक। मिस्टर बी बोलेगा कि मिस्टर ए आप मुझे तंग नहीं करेंगे। हमने कहा क्या मतलब तंग नहीं करेंगे? उसने बोला हमारी बात डिसाइड हुई है कि मैं आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट दूंगा। हमने कहा हाँ। आप 30 दिन से पहले मुझे ये नहीं कह सकते कि ये पैसे मुझे दो, ठीक है? आप 30 दिन से पहले मुझे ये नहीं कह सकते कि ये पैसे मुझे दो। मैं आहिस्ता 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 मैं 30 दिन के अंदर ही पैसे दूंगा। मैं कितने दिन में दूंगा? 30 दिन के अंदर। और मैं आपको ये वादा देता हूं कि मैं आपको 30 दिन के अंदर आहिस्ता 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 करके पैसे दे दूंगा, बट आप 30 दिन से पहले मुझे तंग नहीं करेंगे। हमने कहा अच्छा ठीक है। हमने मान लिया, हमने अपना राइट फॉरगॉन कर दिया। किस चीज का राइट? 30 दिन से पहले पेमेंट मांगने का राइट हमने फॉरगॉन कर दिया। हमने छोड़ दिया वो राइट, हमने छोड़ दिया। अब क्या हो रहा है? 30 दिन बढ़ते जा रहे हैं, थोड़े थोड़े पैसे वो देता जा रहा है अपने वादे के हिसाब से। अब मिस्टर ए के ऊपर लग गया, वो चीज जिससे अब वो बच नहीं सकते, और उस चीज का नाम है प्रॉमिसरी एस्टॉपल। स्टॉपल का मतलब होता है टू स्टॉप, कि अब आपको इस चीज से उन्होंने रोक दिया कि अब आप ये राइट जो आपने फॉरगॉन कर दिया है ना, टू आस्क योर मनी बैक बिफोर 30 डेज, अब ये राइट आप वापसी नहीं क्लेम कर सकते। यू कैन नॉट क्लेम दिस राइट बैक। अब आपके ऊपर लग चुका है लॉ की तरफ से प्रॉमिसरी एस्टॉपल। अब लॉ खड़ा है बी के साथ। लॉ बी के हक में है कि जब तक कि बी अपना काम अच्छे से कर रहा है तब तक कि यू कैन नॉट से अ वर्ड। आपको 30 दिन में आपके पैसे मिल जाएंगे। प्रॉमिसरी एस्टॉपल लग गया। बट ट्विस्ट ये है, इसमें ये एक चीज क्लियर कर रहा है कि इट इज अ डिफेंसिव मेजर नॉट एन ऑफेंसिव वन। मतलब इट प्रिवेंट्स द अदर पार्टी फ्रॉम गोइंग बैक टू देयर प्रॉमिस, गोइंग बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वेव देयर राइट। कह रहा है कि ये एक पार्टी को रोकता है, ये मिस्टर ए को रोकेगा कि तुमने जो प्रॉमिस कर दिया उससे मुकरना मत। बट ये मिस्टर ए को कंपेल नहीं कर सकते, ये मिस्टर बी को बाउंड नहीं कर सकता कि वो आने वाले वक्तों में भी अपने इस तरह के राइट्स गिव अप करते रहे। नहीं कह सकता ये मिस्टर ए को, क्या नहीं कह सकता ये मिस्टर ए को। समझ आ रही है बात आपको? सिंपल सी बात है, वो रोक सकता है मिस्टर ए को कि अब जो आपने राइट फॉरगॉन कर दिया अब आप इसको वापसी क्लेम नहीं कर सकते। बट आप फ्यूचर में जरूरी नहीं है कि आप हर दफा ये राइट छोड़ते रहोगे। क्यों? क्योंकि एक ऑफेंसिव मेजर नहीं, ये एक डिफेंसिव मेजर है। क्या है ये? डिफेंसिव मेजर है। अब बात करते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक और नया कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा है? इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है, एक दफा पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट है। प्रॉमिसरी एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इससे ज्यादा खुल के मैं एस्टॉपल के इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा सकता। आगे मजीद एस्टॉपल के बारे में बात होगी तो हम मजीद इसके बारे में बात करेंगे, तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। देखिए ये टर्म्स, ये कॉन्सेप्ट्स, ये रिपीट होता है। सही है, लॉ में चीज़ें रिपीट होती हैं। ये टर्म्स, ये कॉन्सेप्ट अलग अलग सिनेरियोज में रिपीट होके आएंगे तो मजीद क्लियर हो जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कह रहा है एज पर द प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट only the contracting parties have the right to claim benefits and obligation to pay losses for the contract as they are the one who have paid consideration for the contract. However, if exceptions apply then third party also gets the right. कह रहा है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी 1 और पार्टी 2 है, पार्टी 1 और अगर पार्टी 2 है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है दे आर द वन ओनली द कॉन्ट्रैक्ट, ये आपकी दोनों पार्टीज हैं, इन पार्टीज को हम क्या कहते हैं, इन पार्टीज को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। इन पार्टीज को हम क्या कहते हैं, इन पार्टीज को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। कह रहा है कि ओनली द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव द राइट टू क्लेम बेनिफिट्स। अगर ये कुछ सिर्फ एक पार्टी है कि भाई फॉर एग्जांपल 2 पार्टीज हैं, ये कुछ दे रहा है कुछ करे, तो इन दोनों ही पार्टीज में से किसी एक पार्टी के पास राइट है कि वो अपने बेनिफिट्स क्लेम कर सके, और एक ही पार्टी के पास है कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करे। इन 2 पार्टीज के बीच में कहानी चलेगी, कोई तीसरी पार्टी नहीं होगी unless however if exceptions apply then third party also get right to claim। अगर एक्सेप्शंस अप्लाई होती हैं तो थर्ड पार्टी के पास भी क्लेम आता है। किस तरह के एक्सेप्शंस? सबसे पहले कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था। थर्ड पार्टी इज राइट टू क्लेम बिकॉज द थर्ड पार्टी इज द रीजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट जो 2 पार्टीज के बीच में हो तीसरी पार्टी की वजह से, सही है, याद करें हमने पढ़ा था कि 2 पार्टीज को मिला रही है तीसरी पार्टी, तो उसमें फिर तीसरी पार्टी के पास भी उतना ही हक है क्लेम करने का, क्योंकि उसके नाम के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो वो दोनों पार्टीज का गिरबान पकड़ सकता है कि भाई तुम अपनी वादा पूरा करो, तुम अपना माल सप्लाई करो, तुम पैसे, जो हमने टेलर वाली एग्जाम्पल पढ़ी थी। लॉ ऑफ एजेंसी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड बाय एजेंट वेयर एज लायबिलिटी इज ऑफ प्रिंसिपल। कह रहा है कि सारे लॉ ऑफ एजेंसी जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि जो आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक एजेंट बना रहा होता है, तो फिर वो सारे बैक एंड पे काम एजेंट कर रहा होता है, इससे वो लाइबल नहीं होता, बट काम सारे वही कर रहा होता है, क्लेम वो कर सकता है, लाइबल नहीं होता बस वो। फिर कह रहा है वैलिड असाइनमेंट थ्रू एन एक्सप्रेस क्लॉज of contract third party can be made entitled for benefit of contract। example valid assigned life insurance। for example भाई valid assignment क्या है कि उसमें आप एक्सप्रेसली बता सकते हो कि इसके सारे बेनिफिट थर्ड पार्टी को मिलेंगे। जैसे बच्चों की इंश्योरेंस आप करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आप करवाते हैं बीवी बच्चों घर की, तो उसमें क्या होता है कि भाई आप उसमें बेनिफिशियरी किसको ठहराते हैं कि अगर मैं मर गया तो ये सारे पैसे मेरे बच्चों हैं, मेरी बीवी है, मेरे माँ बाप को दे देना। तो आप किसी को तीसरी पार्टी को उसके बेनिफिट के लिए असाइन कर रहे हैं, तभी ये कहलाता है वैलिड असाइनमेंट। एग्जाम्पल ऑफ वैलिड असाइनमेंट इज लाइफ इंश्योरेंस। सिंपल। रूल्स ऑफ इंटेस्टेसी, इसमें क्या कह रहा है, व्हेन अ पर्सन डाइज all of his contracts can be enforced by successors who are third parties to the original contract। कह रहा है अगर एक बंदा मर जाता है, अल्लाह ना करे, तो उसके सारे ही, वैसे कभी ना कभी तो मरना ही है, बट अगर एक इंसान मर जाता है तो उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कौन इन्फोर्स करा सकता है? उसके सक्सेसर्स, उसके आने वाले लोग, वो लोग जिसके पास उसकी सारी वसीयतें जा रही हैं, उसके बाद जो सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, अच्छा भाई इससे 5,000 रुपये लेने, इससे, तो वो अब इन्फोर्स करा सकते हैं बिकॉज, लेकिन वो ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है, वो ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट के लिए थर्ड पार्टीज है। बट अब जब उनके वो बड़े मर गए हैं तो अब वो बीइंग अ सक्सेसर उनका काम है कि वो ये सारे क्लेम्स पकड़े। कोवेनेंट कॉन्ट्रैक्ट, रिस्ट्रिक्टिव कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। इन कोवेनेंट कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी आल्सो हैज अ राइट टू इन्फोर्स द कोवेनेंट, दैट इज टू इन्फोर्स द रिस्ट्रिक्शन क्लॉज। हाउएवर इट इज टू नोट दैट थर्ड पार्टी कैन नॉट क्लेम एनी अदर रेमेडी। एग्जांपल, व्हेन लैंड इज परचेज्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इज अंडर अ कोवेनेंट क्लॉज दैट इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। द कोवेनेंट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड बाय थर्ड पार्टीज सच एज नेबर्स आल्सो। कह रहा है कि कोवेनेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, इज अ रिस्ट्रिक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। इन कोवेनेंट कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी आल्सो हैज अ राइट टू इन्फोर्स द कोवेनेंट। सही है, इसमें थर्ड पार्टी का एक भी रोल होता है टू इन्फोर्स द कोवेनेंट, टू इन्फोर्स द रिस्ट्रिक्शन, दैट इज टू इन्फोर्स द रिस्ट्रिक्शन क्लॉज। ये लिखा हुआ है। हाउएवर इट इज टू नोट दैट द थर्ड पार्टी कैन नॉट क्लेम एनी अदर रेमेडी, किसी और तरह की रेमेडी वो क्लेम नहीं कर सकता। When land is purchased from the government, it is under a covenant clause that it can only be used for a specific purpose. This covenant can be enforced by government and third parties such as neighbors also।
कह रहा है कि अगर एक इंसान ने लैंड खरीदा है गवर्नमेंट से तो वह कोवेनेंट क्लॉज के अंडर है कि वो एक स्पेसिफिक पर्पस के अंडर ही यूज होगा। अब इसकी रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट भी करा सकती है और आसपास के नेबर्स भी करा सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को किसी और काम के लिए यूज मत करना, बट इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट राइट ऑफ थर्ड पार्टीज कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट थर्ड पार्टी विल ऑल्सो गेट सम राइट्स ऑफ एज कॉन्ट्रैक्टेड पार्टीज हैव विच इंक्लूड, ये कॉन्ट्रैक्ट राइट टू थर्ड पार्टीज का एक्ट है, इसके अंदर थर्ड पार्टीज को भी कुछ राइट मिलते हैं। अगर इसके एक्ट के अंदर आप काम करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट राइट के सेम राइट्स फॉर क्लेमिंग बेनिफिट, थर्ड पार्टी के वही राइट्स होंगे जो आपके होंगे फॉर क्लेमिंग बेनिफिट। सेम राइट्स फॉर अप्रूवल बिफोर वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट, हर अप्रूवल हर वेरिएशन से पहले इनका अप्रूवल चाहिए होगा थर्ड पार्टी। सेम रेमेडीज फॉर ब्रीच इन कॉन्ट्रैक्ट, और ब्रीच करने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने की रेमेडीज भी उनको इतनी ही मिली जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट थर्ड पार्टी कैन बी अनआइडेंटिफाइड और नॉन एग्जिस्टिंग बॉडी ऑल्सो सच एज एन अनबॉर्न चाइल्ड। इस एक्ट की बिना पे अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, एक नॉन एग्जिस्टिंग आइटम भी हो सकता है, एक नॉन एग्जिस्टिंग बॉडी भी हो सकता है, अनआइडेंटिफाइड चेक भी हो सकता है। जैसे इसमें तो इन लोगों ने अजीब सी एग्जांपल यूज़ कर दी अनबॉर्न चाइल्ड। एक बच्चा पैदा भी नहीं हो उसको भी आप थर्ड पार्टी बना दो कि भाई सारे ये सारे जो इसको वो है ना बेनिफिट्स हैं ये उसको मिल जाएंगे, अनबॉर्न चाइल्ड को भी मिल जाएंगे। सही है। This act is usually used in trust contracts where trust is a body created for the benefit of the beneficiary, managed by trustees and asset donated by donor. It may be created for small children. कह रहा है ये उन केसेस में यूज़ किया जाता है, ये ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज़ किया जाता है वेयर ट्रस्ट इज़ अ बॉडी क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी। फॉर एग्जांपल ट्रस्ट आपके बनाए जाते हैं, चिल्ड्रन ट्रस्ट बनाए जाते हैं, बुजुर्गों के लिए ट्रस्ट बनाए जाते हैं, पेशेंट्स के लिए ट्रस्ट बनाए जाते हैं, मैनेज बाय ट्रस्टीज एंड एसेट डोनेटेड बाय डोनर, इट मे बी क्रिएटेड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। सही है। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें ये एक्ट बेसिकली उन्हीं के लिए होता है कि भाई क्या कहते हैं, इसमें ये जो ट्रस्ट आपके वो होते हैं ना, बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, ये उन केसेस के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट बना होता है। ठीक है। तो इसमें जो थर्ड पार्टीज होती है वो कौन होती है? थर्ड पार्टीज यही होती हैं आपकी जो जिनके पास डोनेशन जारी होती है। ये मैनेज ट्रस्टीज करते हैं, इसमें डोनेट वो करते हैं, बट ये थर्ड पार्टीज के पास भी ठीक ठाक राइट्स होते हैं बिकॉज सारा काम ही उनके लिए हो रहा है। बेनिफिट्स वो क्लेम कर सकते हैं, कुछ भी तरह की वेरिएशन हो उनके लिए ज़रूरी है इस बात का जानना कि वेरिएशन के क्योंकि काम उनके लिए हो रहा है। रेमेडीज़ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर जाए तो उसकी रेमेडीज़ की भी मतलब हकदार तो वही है ना जिनके लिए वो ट्रस्ट बनाया गया। तो इस तरह के केसेस के अंदर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई दो पार्टीज हैं, ये दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, एक पार्टी बेनिफिट क्लेम करेगी, एक पार्टी ऑब्लिगेशन पूरी करेगी। थर्ड पार्टी किस हाल में किस वजह से घुसेगी? थर्ड पार्टी इन वजहों से घुसेगी। सबसे पहली वजह कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, फिर लॉ ऑफ एजेंसी में भी थर्ड पार्टी का रोल है, वैलिड असाइनमेंट में भी थर्ड पार्टी आती है, रूल्स ऑफ इंटेस्टेसी में भी आती है, कोवेनेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी आती है, कॉन्ट्रैक्ट राइट ऑफ थर्ड पार्टी में भी आती है। और इसी तरीके से हमारा ये वाला भी पार्ट ख़त्म हुआ। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कंसिडरेशन क्या होती है, हमने पढ़ा वैलिड कंसिडरेशन क्या होती है, हमने पढ़ा पास कंसिडरेशन क्या होती है, हमने पढ़ा एडिक्वेसी ऑफ सफिशेंसी क्या होती है, और हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज़, प्रॉमिस ऑफ एडिशनल रिवॉर्ड। ये सारी कंसिडरेशन की जो एडिक्वेसी और सफिशेंसी है ना, उन्हीं की सारी चीज़ें कि किन किन मौक़ों पे कंसिडरेशन वैलिड मानी जाती है। फिर हमने पढ़ा परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी टू थर्ड पार्टी, फिर हमने वेवर ऑफ एग्जिस्टिंग राइट्स पढ़ा, फिर हमने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। यहाँ आगे हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आज पूरा कंप्लीट होता है। ये बेसिकली 2 चैप्टर्स के अंदर टूटा हुआ है हमारी बुक के अंदर। चैप्टर नंबर 1 हमने पहले कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 2 अब हम बाद में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम अब इससे आज़ाद हो चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। आगे आने वाले वक्तों में अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ऑफर देख ली, एक्सेप्टेंस देख ली, इंटेंशन देख ली, कंसिडरेशन देख ली। अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अब बन गया, अब हमें पता चलेगा किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफर क्या है, एक्सेप्ट क्या करना है, कंसिडरेशन कितनी है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमारा कंटेंट क्या होगा, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, उन टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे बनती है, क्या बनती है, क्या क्या चीज़ें एक्नॉलेज करनी पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें छोड़ देनी पड़ती हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा, उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँगा। फॉर एनी क्वेरी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, and feel free to contact me, not contract me. Again I did this mistake, but till then take care of yourself. अपना ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में विद आवर टॉपिक बताएं कंटेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। So till then, अल्लाह हाफिज़।